हमारा नेता कैसा हो। अभी फिलहाल जो अभी नंदीग्राम देखा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक बार ममता बनर्जी को जिता दिया गया और फिर जो है उन्हें हरा भी दिया गया। क्या करें, 1 घंटे बाद उनकी हार भी हो जाती है। तो किस तरह हमारे बिहार में कहा जाता है खतरई या थुथरई, वो होता है महाथुथरई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महाथुथुर लोग, जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसियों का उदाहरण ही बदल कर रख दिया है। क्या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? क्या जब आज के डेट में जब चुनाव आयोग ने 8000 से अधिक मतों पर जीत दर्ज करने की बात की जी, आप समझिए उनको टोटल 80,000 के समथिंग मिला है जी, 84,000 के समथिंग इनको मिला है। तो वोट प्रतिशत से बढ़ा नहीं तो जीत कैसे हो गया? इसके पीछे कौन सा लॉजिक है? कि यही मुख्य कानून चौड़ वाली परिभाषा तो नहीं चल रही? हमें ये नहीं समझ में आता कि 80,000 ज्यादा होगा या 84। जी। आप समझिए ना। भाजपा वाले तो सवाल उठा रहे हैं कि जो कैंडिडेट जीत नहीं पाए वो सीएम क्या बने? अब ये तो ऐसे कहेंगे, खुद वाजपेयी जी जीत नहीं पाए थे, आडवाणी जी नहीं जीत पाए थे, ये इंदिरा गांधी के रहमो करम पर संसद तक की गरिमा तो देख पाए थे। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नसीहत न दें। जो जिसको आदत दूसरों को बिले में रहने की आदत है, जिसको दूसरे के घरों में रहने झांकने की आदत है, जितना ये दूसरे के घरों में झांकते, अगर अस्पतालों में झांका होता तो आज देश की स्थिति ये नहीं होती। और ये जीत किस तरह से देखते हैं तृणमूल कांग्रेस? ये जीत पूरे देश के भविष्य का चुनाव था। एक तरफ बंगाल के मतदाताओं ने सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं, पूरे देश को कंगाल होने से बचाया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरी बात, क्या परोस रहे आप? कोरोना कहता रहा प्रधानमंत्री जी, आप अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, डॉक्टर बढ़ाइए, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाइए। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? हड़ताली पर व्यापारी तो मेरे खून में ही है, गाड़ी बढ़ाते रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आपने देखा होगा 2020 के समय, जब 23 मार्च के बाद 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया, क्या खुदगर्ज आंखों का पानी मर गया? नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री को, इतना महानीच प्रधानमंत्री पूरे देश को मौत के मुंह में ढकेल दिया और इस बेशरम के आंखों का पानी मर गया। इसे जरा सी भी शर्म नहीं आई। इन्होंने अस्पतालों का जायजा लेना मुनासिब नहीं समझा। ये पूरा विश्व चुनाव लड़ रहा कोविड-19 से, और हमारा प्रधानमंत्री कह रहा डोमई दीदी गई, डोमई दीदी गई। डोमई दीदी नहीं गई, डोमई नाक कट गई। और फेंकू, डोमई नाक कट गई। और दीदी मेरी तो नाक ही कट गई। कट गई? एक प्रधानमंत्री है और परिवार गृह मंत्री को इस तरीके की बात। जहां 23 मार्च तक देश को कोरोना की आग में झोंका, व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंसमामा को सरकार बने, समझिए। वहीं 24 मार्च को देश को अनप्लान्ड लॉकडाउन में झोंका, सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेचता रहा। कोविड-19 का जो वैक्सीन था बाहर के देशों को बेचता रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर के देशों में बेचता रहा। इस भारतीय जनता पार्टी के भगवाधारी गुंडों को जरा सा भी शरीर के किसी भी अंग में शर्म हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इन्हें बोलने का कोई हक नहीं। ये तो उस कोबरे सांप के बच्चे से भी गए गुजरे हैं जो देश के लिए कोबरा सांप है।
ये देश के लिए कोबरा सांप हैं, शपोले के बच्चे हैं। पूरा देश पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में श्मशान घाटों में, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। अरे अभी भी शर्म करो। आज मैं टीवी पर देख रहा था, फर्जी डॉक्टर, आप समझ ही गए होंगे, गोबर पात्रा। अरे भैया तुझे शर्म नहीं आती? कम से कम जिस माँ बाप ने पैदा किया उसका तो शर्म क्या होता? तुम डॉक्टर के प्रोफेशन का तो शर्म किया होता। कहीं 5 आदमी को सिलेंडर पहुंचाते हुए तो दिखो। इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई लूडो खेल रहा हो, कोई मटर छिल रहा होता, तो कोई तुतस खेल रहा हो। देश शौक है और ये लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ओ दीदी भी क्या रहे हैं। ओ दीदी नाक कट गई मेरी, ओ दीदी मेरी नाक कट गई, कट गई ना। फिर आप समझिए, प्रधानमंत्री का काम अभी भी वक्त नहीं बीत रहा है। जो हो गया, जो प्रधानमंत्री की बेवकूफ़ी के कारण जो देश को लोगों को झेलना पड़ा, इतना बड़ा घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, बेशरम निर्लज प्रधानमंत्री, जिसके कारण आज देश की आवाम, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं। एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर के देशों में बेचते रहे? आप कोविड-19 वैक्सीन बाहर के देशों में बेचते रहे? क्या आपने हिंदू समाज के लोगों के लिए गारंटी मुहैया कराई थी? ये सवाल देश नहीं पूछ रहा। आप समझिए। तो ये देश की आवाम से हाथ जोड़कर हमारी विनती है। एक आखिरी सवाल, चुनाव आयोग जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी हो या अन्य कैंडिडेट, क्या किस तरह से? देखिए, सभी की स्थितियों को देखना होगा। आज रोहित सरदाना के मौत ने देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश के मीडिया के पत्रकारों को एक टास्क दिया है कि आप बखूबी नहीं तो कम से कम 10% तो अपने व्यवसाय का पालन कीजिए। ये कह रही बताइए, सिस्टम में दोष नहीं है। अगर देश के मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा होता तो आज देश में ये हालात ही नहीं होती। लेकिन सबको दलाली करनी है, सबको मुजरे गाने हैं, सबको ठुमके खाने हैं। उसमें चुनाव आयोग भी कूदा पड़ा है, उसको भी राज्यपाल बनना है, उसको भी राज्यसभा में बनना है, तो दिख नहीं रहा आपको? फिर दूसरी तरफ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं। निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं, आप बोल रहे हैं इस तरह से। कौन कह रहा है? चुनाव आयोग। क्या कह रहा है चुनाव आयोग? निष्पक्षता से चुनाव करवा रहे हैं। ये जो कोरोना का जो विस्फोट हो रहा है, आप एक बार पत्रकार महोदय सुनिए ना, मुजराबाद में भी गा लीजिएगा। कोरोना विस्फोट की जवाबदेही कौन ले गया? ये जो बाहर के पूरे देश भर के आए थे कोरोना वायरस फैलाने वाले, वो जिहादी कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या भारतीय जनता पार्टी के कोरोना जिहादियों पर कार्रवाई होगी? जिस तरीके से आप लोगों ने तबलीगी जमात पर चलाया था, बताइए आप हमें। फिर उस पर आप सवाल नहीं पूछिएगा। जो कोरोना बम, कोरोना जिहादी जो आए थे देश भर के, गली गली में घूम घूम कर जब लगा रहे थे नारे, क्या उन पर कार्रवाई होगी? फिर सवाल पूछिए। तो क्या लगता है, क्या? दीदी अभी रिकाउंटिंग हो रहा है फिर से नंदीग्राम में, तो दीदी वापसी है या फिर सीएम की कुर्सी से दीदी की विदाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट नहीं जीत पाए तो सीएम की कुर्सी की ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसने कह दिया ये बात? भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल। भारतीय जनता पार्टी का बाप का इतिहासकार था। अरे भारतीय जनता पार्टी का बाप का इतिहासकार है। कौन था एडगेवार भाई? कौन था सावरकर? कौन था नाथूराम गोडसे? बताइए ना आप हमको। जिसका बाप दादा साला गौर अंग्रेजों की दलालिया मुखबरी किया देश को बर्बाद करने के लिए, आज उन्हीं के सपोलों के बच्चे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप उस भारतीय जनता पार्टी की बात कह रहे हैं?
ये सब के सब उसी सपोले के बच्चे हैं। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं जो आज भी भारत को बर्बाद कर रहे हैं। आप कह ले भारतीय जनता पार्टी कह ले, लेकिन बाप दादा का आए थे देश की आजादी में खून बहाए थे, बताइए ना। बंगाल से ये क्रांति उठेगी पूरे देश भर में। अरे बंगाल ने तय कर दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रांत में जो सरकार बनी थी, जिसमें वित्त मंत्री बने थे, बंगाल की आवाम ने नकार दिया। आप समझिए 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की थी, बंगाल की आवाम ने उसको नकार दिया। फिर आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं दिख रहा? क्या डलोजी लूटा देश को? हमको कोई विदेशी, कोई बाहर के देशों ने थोड़ा ना लूटा, हमको तो अकेला नरेंद्र मोदी लूट लिया, भाजपा आरएसएस वालों ने। मुझे तो फिर कोई शब्द है अभी जिस तरह से जीत हुई है उसके बाद आपकी कोई शब्द है भारतीय जनता पार्टी की? निश्चित तौर पर निशब्द हूँ बंगाल की आवाम के लिए कि उन्होंने एक बार फिर, जहां एक तरफ पूरी भारत की शक्ति लगी हुई थी, दूसरी तरफ टीएमसी थी और तीसरी तरफ बंगाल की आवाम थी। बंगाल की आवाम ने चांदी के जूतों को ठुकराया। केंद्र सरकार की तमाम जो षड्यंत्र थे, साजिश थे, संयोग थे, प्रयोग थे, उसको नाकाम किया। इसके लिए बंगाल के मतदाताओं, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोगों को दिल की गहराइयों से, आपका नाम? पंकज श्रीवास्तव। जुबानी में क्या कहना चाहेंगे ये जीत के बाद? देखिए क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे बंगाल के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जिस तरह से उन्होंने बंगाल के ममता बनर्जी, बंगाल की बेटी, बंगाल की माँ, सब अब्बा जान, भाईजान को बात देकर जो उनको उन्होंने चुना है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे पहले जो अभी 2021 तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से और भगवान की कृपा से हम लोग तो पार कर लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो बनती है वो 2024 की है। 2024 में इनको यहाँ से 2021 में बंगाल से निकाल के बाहर किया गया है। 2024 में इनको पूरे हिंदुस्तान और दिल्ली के सरकार से इनको निकाल के बाहर करना है, खदेड़ना है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी एक ऐसा गटर है, बीजेपी एक ऐसा गटर जो बंद रहे तो ही बेटर। और जिस तरह से ममता बनर्जी भी और नंदीग्राम में कहीं ना कहीं जो षड्यंत्र किया जा रहा है, क्या कहें? वो षड्यंत्र को भी हमारी आवाम तोड़ेगी, इसका आवाज़ जो है आवाम उठाएगी और ममता बनर्जी भी उठाएगी। हम लोग पूरे उसके साथ में हैं। और जिस तरह से अंजाम ममता बनर्जी ने ये 10 साल में दिया है और 5 साल भी वो करेंगे इंशाल्लाह। हमारा पूरा साथ, हमारे माँ बहनों का पूरा साथ उनके साथ में है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, रोटी की कोई धर्म नहीं होती, रोटी की कोई धर्म नहीं होती, पानी की कोई जाति नहीं होती, और जो राजनेता अपने बात से मुकरता है उसकी औकात नहीं होती। बंगाल में तो ये है बीजेपी सरकार। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी आने के बाद कहा जा रहा है कि वो पीएम कैंडिडेट के लिए भी जाने वाले हैं। एकदम पक्का कैंडिडेट है वो पीएम कैंडिडेट के लिए। अभी जैसे मैंने कहा कि हम लोगों का 2024 लक्ष्य नहीं था, हम लोग का 2024 हम लोग का लक्ष्य है, 2021 हम लोगों का लक्ष्य नहीं था, क्योंकि हमारी पूरी माँ बहनें, हमारी जो पूरी बड़े बुजुर्ग हैं, सभी जाति के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित, सब मिल के ममता बनर्जी को तीसरे चरण का, तीसरे फेज का सीएम बनाया है। और इंशाल्लाह ताला रहमान अब हमारा लक्ष्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पद है। और मुख्यमंत्री ऐसी एक चेहरा है जो प्राइम मिनिस्टर का पक्का और जो लायबल चेहरा है, जो योग्य है जिसके लिए, वो ममता बनर्जी है। रब्बनी जी अभी फेसबुक पे तो पोस्ट देखा, नरेंद्र मोदी ने बोला सोनार बंगला बनाएंगे, वो शख्स बोल रहा अभी। अरे छोड़िए वो सब बात, सोनार बंगला नहीं, वो लोग कोकिंग बंगला बनाने वाले थे, वो लोग कोकिंग बंगला बनाने वाले थे। ये मैं पूरे आवाम का, बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लोगों ने अच्छाई और बुराई को समझा
कि यहाँ बंगाल को गड्ढा में कौन डालेगा वो लोग अच्छा तरीके जानते हैं, क्योंकि ये जो आज है ना, ये मैंने जब 29 तारीख को आप लोग जब मेरा इंटरव्यू लिया था, जब मैंने वोट दिया था, उस दिन मैंने कहा था कि आज हमारी जीत हुई है, लेकिन आज जो है हम लोग दशहरा मना रहे हैं। ये दशहरा है। दशहरा किसको बोलते हैं हम लोग? बुराई के ऊपर में जो अच्छाई की जीत होती है उसको बोलते हैं दशहरा। तो आज बंगाल में दशहरा मनाया जा रहा है और ये हमारा 2024 के लिए तैयारी है। अब हम लोगों को बैठना नहीं है और ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि आने वाले वक्त में जिस तरह से हमारे लेबर भाइयों को यूपी से चलकर बंगाल आने पड़ा, बंगाल से चलकर जाके यूपी जाना पड़ा, उनके पैरों में छाला पड़ गया, उनके पैर से पीप निकलने लगा, खून बहने लगा, बच्चों को गाड़ी मुहैया नहीं हुआ, ट्रेन मुहैया नहीं हुआ, बस मुहैया नहीं हुआ पैंडमिक के टाइम पे। आज भी हम लोग देख रहे हैं, जबकि मोदी जी को यह बताया गया था कि 2021 के शुरुआती चरण में, फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के क्वार्टर में सेकेंड वेव जो है कोरोना वायरस का बहुत ज़बरदस्त फैलेगा और पूरे वर्ल्ड में जो है हिंदुस्तान नंबर 1 होगा संक्रमित में। लेकिन उसको भी मोदी जी ने हल्के में लिया और पूरा अपना ताकत जो है कोरोना को भगाने में नहीं लगाया, उनको यहाँ ममता सरकार को भगाने में लगाया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जनता मतलब ममता और ममता मतलब क्षमता। ये है हमारी बंगाल की जनता। एक 4 लाइन में पढ़ के मैं आपकी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोग, आप मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करना है। आप लोग बहुत मेहनत किया है, 4 महीने बहुत मेहनत किया, पंकज जी भी मेहनत किया है और तमाम लोगों ने यहाँ मेहनत किया है, हर एक कर्मी मेहनत किया है, हर एक नेता मेहनत किया है, ताकि बंगाल को गड्ढा में, नड्डा जो गड्ढा में डालना चाह रहा था उससे बचाया गया है। और आने वाला 2024 में हम लोग इसको जो है हिंदुस्तान की सरजमीन से उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। अब चाहे वो जाकर किसी आइलैंड में अपना सरकार बनाए। एक आखिरी सवाल कि चुनाव से कुछ महीनों पहले कुछ लोग अपने आप को कोबरा कहते थे, मार्को एक खाने, तो ये जानवरों की सरकार है, तो सही बोले हैं वो जानवरों की सरकार है, इंसान की सरकार नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हज़रत अली ने फरमाया, हज़रत अली से किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो हज़रत अली ने फरमाया कि जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर, और जो दूसरे के लिए जिए, दूसरों के लिए परिश्रम करे, दूसरों के लिए मेहनत करे, वो इंसान। एक आखिरी सवाल, अब रमज़ान का मौका है, आप रंग लगाए हुए, ये देखिए ये खुशी का माहौल है, ठीक है। इसको आज हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग का ये बंगाल जो है वो सेकुलरिज्म का नाम से जाना गया है। जिस रेड रोड में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं ईद और बकरीदों की, उसी में पूजा कार्निवल निकाला जाता है। और अगर रमज़ान में हमारे भाई, अगर ममता बनर्जी का जीत में, ये ममता बनर्जी का जीत से बड़ा ये आवाम का जीत है, हमारी माँ बहनों का जीत है। इसमें अगर हम थोड़ा सा रंग लगा कर ममता बनर्जी का साथ में खड़ा हो जाते हैं, जिसमें हम लोग उनका हाथ को मजबूत किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सभी कर सकते हैं ये काम। और अंतिम में मैं 4 लाइनें पढ़ के बातों को ख़त्म करना चाहूँगा। बांट दिया इस धरती को, बांट दिया, ये बीजेपी की तरफ मेरा इशारा है भाई, और मेरी आवाज़ आपकी मीडिया के थ्रू जितने दूर तक जा रही है और दूर तक फैलाएं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों का कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। उन नदियों का कुछ नाम रखें, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का जाति क्या होगा। पानी का जाति क्या होगा। एक मिनट, उन फिरका परस्तों से पूछो, बीजेपी सरकार जो फिरका परस्त है, फिरका जो हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठी है, उनसे पूछो, उन फिरका परस्तों से पूछो, उन फिरका परस्तों से पूछो कि आसमान क्या नया बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नया चलाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नया चलाओगे। ये है बीजेपी सरकार, इसको आप लोग देखें, ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें। और लास्ट बात, नस्लों का करे जो बंटवारा। नस्ल मतलब हम लोग इंसानी नस्ल के हैं, पेड़ पौधों की भी अलग नस्ल होती है, पशु पक्षियों की भी अलग नस्ल होती है, तो हम लोग इंसानी नस्ल के हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व का ठेका लेकर बैठी है, भाईजान मुसलमान का ठेका लेकर बैठे हैं, ओवैसी साहब मुसलमान का ठेका लेकर बैठे हैं, इतने दिन से कहीं नहीं थे। तो उन फिरका परस्तों से पूछो, उन फिरका परस्तों से, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब इसमें एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है, वो सवाल का जवाब को कोई नहीं देगा, वो सवाल का जवाब आपको खुद अपने आप से लेना होगा। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी। बात को समझें, ये आज बंगाल की आवाम समझ चुकी है। यहाँ पे सेक्युलरिज्म का आवाज़ यहाँ से उठता है, और याद रखें हमेशा यहाँ से उठता रहेगा। ममता बनर्जी एक अकेला यहाँ का एक चेहरा है, जो आंदोलन का हर चेहरा बनी है। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो, ये साबित हो चुका है। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री लगातार चिल्ला के कह रहे थे दीदी वो दीदी। देखिए वो प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, वो राजमिस्त्री है। क्योंकि वो जो है अपना इलाहाबाद में जब वो इसको नमस्ते ट्रम्प किए थे, तो 100 फुट का दीवार उठाए थे।
75 लाख लोगों को लाइन में खड़ा कर दिए थे। तो वो मेरे नज़र में, आप पूरे आवाम के नज़र में वो प्रधानमंत्री नहीं, वो राजमिस्त्री हैं। तो उनसे राजमिस्त्री के बारे में पूछे बालू सीमेंट कहाँ लगेगा, तो वो बेटर बताएंगे। राजनीति उनसे होगी नहीं, आवाम का भला उनसे होगा नहीं। यहाँ पे डेवलपमेंट का जो है ना, यहाँ कार्ड चलता है। बंगाल में आवाम का जो है कार्ड चलता है, यहाँ आवाम की आवाज़ चलती है, यहाँ प्रधानमंत्री का आवाज़ नहीं चलता है। बंगाल के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बंगाल के लोगों को मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, यहाँ पे बंगाल को गड्ढा में गिरने से बचाया है। और आने वाले वक्त में बंगाल से ममता बनर्जी का अकेला चेहरा जो दिल्ली में जाकर बैठेगी और हवाई चप्पल पहन के ही बैठेगी इंशाल्लाह। जय बंगला।